क्योंकि आप यहाँ देखते रहते होंगे बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की आलाप करते हैं। और भारत में भी एक आज की तारीख में कैसी सत्ता है जो कल्पना करती है कि हिंदू राष्ट्र भारत बने। लेकिन भारत में डॉक्टर अम्बेडकर साहब मजदूरों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि भाई मेहनतकशों के दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद है, दूसरा पूंजीवाद है। यानी पूंजीवाद साथ वो ब्राह्मणवाद को भी जोड़ते हैं। इसी हिसाब से हमें नेपाल को देखना पड़ेगा। भारत संदर्भ में भी था कि जब भारत संविधान हुआ तो भारत में भी दो तरह के लोगों ने संविधान को मानने से इनकार किया था। एक वो लोग थे जो मनवादी लोग सोच के समझदारी के लोग थे, ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, जो ये मानते थे कि भारत का जो संविधान है ये बहुत सारे लोगों को नागरिक अधिकार दे रहा है, इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। हम तो इन लोग जानवर से बदतर स्थिति में रखते थे। ये हम तो मनुवाद की तरफ से चाहते थे। जब पाकिस्तान नाम मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो हिंदू राष्ट्र बने और हम हिंदू हिसाब से बड़े विस्तार के साथ अपनी चीजों को चलाएंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो बाकायदे भारत के संविधान को जलाया गया, उसकी प्रतियां जलाई गई और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को जलाया गया और बहुत सारा विरोध हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी ताकत थी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में थी, और मैं जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत दिनों कम्युनिस्ट पार्टी में रहा हूँ। ये भी मैं समझना पड़ेगा, कास्ट और क्लास दोनों बातें हमें साफ साफ करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति जात का ही है लेकिन किस वर्ग के लिए काम कर रहा है, और कोई व्यक्ति किस वर्ग का है, काम किसके लिए कर रहा है, ये हमें दृष्टिबोध रखना पड़ेगा। हमें भारत में जाति की भी बात भी करनी पड़ेगी, नेपाल में भी जाति की बात करनी पड़ेगी, लेकिन भारत में अमीर गरीब की बात करनी पड़ेगी, नेपाल में भी अमीर गरीब की बात करनी पड़ेगी। ऐसे नेता भारत में भी है और नेपाल में भी है जो बात तो समाजवाद की करते हैं, जो बात तो बहुजनवाद की करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लंदन, ऑस्ट्रेलिया, और हमारे बच्चों को के प्राइमरी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं और 5-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर बनाए जा रहे हैं। हमको दवाई नहीं मिल रही है, हमारी माँ को दवाई नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है। पीले नीले हरे किसी दल के लोग हैं, जो लोग हैं वो किसी दल के जो प्रमुख हैं, इनके बच्चे तो वहां पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे जो है कामड़ हो रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे तो मस्जिद बनाने के लिए मर रहे हैं, हमारे बच्चे तो राम मंदिर बनाने के लिए मर रहे हैं। लेकिन इनके बच्चे बड़े बड़े दुनिया को उसमें जा रहे हैं और योग्यता बजा रहे हैं, सब ऑल आउट कर रहे हैं, बड़े बड़े होटल खोल रहे हैं, बड़े बड़े माल खोल रहे हैं, बड़े बड़े आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष बन रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेपी चरवाहा सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर कमल उसरी सर के नाम से फेमस है। बातचीत करेंगे जो नेपाल में जो अभी हिंसक आंदोलन हुआ, एक तरीके से हिंसक आंदोलन हुआ, वहां पर देखने को मिला जो युवा वर्ग है सर वो काफी बड़े पैमाने पर रोडों पे आकर तख्ता पलट कर दिया है। इस आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, विद्रोह है। हम ये कोशिश करेंगे कि नेपाल के नागरिकों से आग्रह भी करेंगे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से नेपाल में शांति को बहाल करें। और ये इसको आप सीधे सीधे ये इस बात को समझ सकते हैं कि इस तरह का विद्रोह हुआ ही क्यों। इसको थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा कि नेपाल में राजतंत्र था और हम आप सब जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र देश जो धार्मिक रूप से हिंदू राष्ट्र था। और हम भारत में बैठ कर अगर ये बात कर रहे हैं तो हमें भारत को नेपाल को एक साथ जोड़ कर समझना पड़ेगा। यहाँ की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति और नेपाल की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति दोनों के साथ जोड़कर ही समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ देखते रहते होंगे बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की आलाप करते हैं। और भारत में भी एक आज की तारीख में कैसी सत्ता है जो कल्पना करती है कि हिंदू राष्ट्र भारत बने, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज की तारीख में है। तो एक जो अभी नेपाल में हुआ है एक बगावत है, एक विद्रोह है, मैं इसको मानता हूँ। और अब मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ शांति हो, वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चीजें चले। जी, इस आंदोलन से क्या सबक लेने की चीजें हैं कि जिस तरह ये आंदोलन उग्र हुआ, सड़कों पे आए तानाशाही के खिलाफ, वहां पे ये भी मुद्दा निकल के आ रहा है कि जिस तरह युवा वर्ग काफी बेरोजगार था और प्रधानमंत्री जैसे लोगों के बेटे विदेशों में पढ़ रहे थे, उनके बच्चे ऐसी ऐश आराम से जिंदगी जी रहे थे, आम लोगों के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। और एक तरह ये भी कहा जाता है कम्युनिस्टों की सरकार थी। उसको लेकर किस तरह आप देखते हैं सर? नहीं, एकदम आपने जो कहा है बिल्कुल सही है। ये हमको जाना पड़ेगा कि भारत में भी और वहाँ भी जैसे स्थिति परिस्थिति जैसी भौगोलिक भी इस तरह की एक ही जैसा है। हमको भारत से ही जोड़कर नेपाल को समझने की मैं बार बार कोशिश करूंगा, बताने की भी कोशिश करूंगा। ये सही बात है कि वहाँ एक कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी वहाँ है। अब कम्युनिस्टों के बारे में हमारा यहाँ भारत के जो संविधान निर्माता है डॉक्टर अम्बेडकर साहब जिस तरह कहते हैं, भारत के कम्युनिस्ट या दुनिया कम्युनिस्ट पूंजी को ही बड़ा मूल्यमान समस्या मानते हैं, पूंजीवाद को बड़ी समस्या मानते हैं। लेकिन भारत में डॉक्टर अम्बेडकर साहब मजदूरों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि भाई मेहनतकशों के दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद है, दूसरा पूंजीवाद है। यानी पूंजीवाद साथ वो ब्राह्मणवाद को भी जोड़ते हैं। इसी हिसाब से हमें नेपाल को देखना पड़ेगा। नेपाल में राजतंत्र था और पूरी तरह हिंदू राष्ट्र था। तो वहाँ और भारत में जब अंग्रेजों की हुकूमत रही, और नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है। उसके पीछे एक संदर्भ भी है जो भारत में 1857 का विद्रोह हुआ जब अंग्रेज आए, तो हमारे 1857 के विद्रोह को दबाने में बड़ा रोल नेपाल का रहा है।
और जो अंग्रेजों के साथ गए हैं, और इसलिए वो अंग्रेजों ने उनको एक तरह से कहिए कि एहसान किया और गुलाम उनको नहीं बनाया। भारत में ये समझना पड़ेगा कि नेपाल में को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ जब लोग डेमोक्रेसी आई, भारत में एक संविधान बना, तो जो लोग भारत में हिंदू राष्ट्र का मतलब या मतलब कि वर्ण व्यवस्था मतलब मनुवाद, तो मनुवाद में सीधे सीधे क्या होगा, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य हो गया, शूद्र होगा। शूद्रों को जानवरों के नीचे रखने की उनकी हिंदू राष्ट्र के हिसाब से परंपरा थी और है। तो भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कुछ काम सिविल सोसाइटी का या मानवाधिकार का कुछ करना शुरू किया, क्योंकि 200 साल यहाँ उनके राज रहे। तो आप याद करिए कि जब हमारा पेट भरेगा तब हमें नींद आएगी, तब हम कुछ बात करेंगे। भूखे रहेंगे तो पहले रोटी की चिंता ज्यादा रहेगी। तो यकीनन जब हम जानवर थे, हमको इंसान भी नहीं माना जाता था, तो हम इंसानों की तरह बात कैसे करेंगे, उनके बारे में सोचे विचार कैसे करेंगे, नेचुरल। तो जब यहाँ कुछ सिविल सोसाइटी बनी, कुछ हम लोगों को नागरिक अधिकार मिलने लगे, अंग्रेजों के समय में ज्योतिबा फुले साहब पढ़े, सावित्रीबाई फुले ने पहली बार स्कूल शुरू किया 1848 में, ये शुरू किया। और दुनिया में जब दुनिया में विश्व युद्ध चलने शुरू हुए, और फिर उसी समय 1848 में जब कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया और चीजें बदलने लगी। फिर आप याद करिए 1925 में भारत में 3 घटनाएं होती हैं। एक दक्षिण भारत में पेरियार साहब सेल्फ मूवमेंट चलाते हैं और कैसे जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाते हैं, और वो कहते हैं भाई जो हमारा हम इंसान है, हमें आदर चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हम भी इंसान की तरह जीना चाहते हैं। तो उनका सेल्फ मूवमेंट चलता है, जिसका भी 100 साल हुआ है, जिसके भी स्टालिन साहब अभी जाके थे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका 100 वर्ष का एक सेलिब्रेशन भी किया उन्होंने। उसी समय आपके देखने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1925 बनती है। उसी समय आरएसएस बनती है, जो हम लोगों को, जो भारत के शूद्रों को जो नागरिक अधिकार मिलने शुरू होते हैं, जो सम्मान मिलने शुरू होते हैं, उसको खत्म करने के लिए आरएसएस राष्ट्रीय संगठन का निर्माण होता है। वो कैसे फिर से मनुवाद की तरफ, ब्राह्मणवाद की तरफ और वर्ण व्यवस्था की तरफ भी चीजें बनी रह जाएं, इसलिए वो संगठन 100 वर्ष से काम कर रहे हैं। चूंकि घोषित रूप से नेपाल हिंदू राष्ट्र था, तो वहां तो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह लागू थी। वहां तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद जो भी हम लोग जो भी वो सेवा ही करते लोग थे। लेकिन चूंकि एक पड़ोसी राष्ट्र होने की वजह से चीजें यहाँ से वहां आती जाती हैं। आज भी बॉर्डर खुला हुआ है, हम लोग आ जा सकते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो विचार भी आता जाता है, आना जाना था। तो वहां भी एक मैं बात जरूर आपको बताना चाहूंगा आज इस आपके चैनल के माध्यम से, कि भारत में संविधान लागू हो गया, नागरिक अधिकार लागू हो गया, वोट देने का अधिकार हो गया, गरीब किसान मजदूर का बच्चा भी उस तरह का देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अफसर बनने का एक मौका मिलने लगा। इससे प्रभावित होकर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ब्राह्मण जाति से कोई लेना नहीं है। ये सब ज्योतिबा फुले साहब, बाबा साहब ने भी कहा, मैं भी इसको इसी हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। ब्राह्मण जाति से इसका कोई मतलब नहीं। ब्राह्मणवादी एक व्यवस्था है जो बराबरी विश्वास नहीं करती है, जो शुद्धता विश्वास नहीं करती है, जो भाईचारा विश्वास नहीं करती है। बाबा साहब इसकी व्याख्या करते हैं। नेपाल में भी एक व्यक्ति है जो ये महसूस करता है कि भारत में भाई सब लोग को नागरिक बना दिया गया, सबको अधिकार दे दिया गया, तो नेपाल में क्यों? नेपाल में भी होना चाहिए, नेपाल में इस सब बराबरी का अधिकार हो। उस व्यक्ति ने 1955-56 के आसपास, जो उसमें राजा थे, राजशाही थी और हिंदू राष्ट्र था ही, उसने उनपे एक तरह से जानलेवा हमला करने की कोशिश की और वो हल्ला गुल्ला मचा। तो जो राजा थे उन्होंने, भाई कौन व्यक्ति है, कैसे? तो चूंकि उसी ठीक कुछ दिन पहले, कुछ बरस पहले भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, जो धर्म के नाम से हुआ था, साफ साफ है। तो वहां हल्ला मचा कि कौन मिलिट्री ने हमला कर दिया, क्या है? तो व्यक्ति निकल के आता है, उसका नाम है अनुराग झा और वो ब्राह्मण है। तो राजा ने कहता कि नहीं भाई, जबकि उसके पहले तक वहां ब्राह्मणों को सजा देने का प्रावधान नहीं था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सजा देने की व्यवस्था नहीं है। मनुवाद में मनुस्मृति के साथ ब्राह्मणों को सजा देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब राजा पर हमला हुआ तो राजा ने कहा, और पहली बार वहां सजा दी गई। जब उसको सजा, नौजवान लड़के को जब सजा हुई, और उससे जैसे भारत में भगत सिंह को जब सजा हुई, तो एक नौजवान युवक जागे भारत के, और वो क्रांति के लिए लड़े और भारत में आजादी मिली। वहां भी जब ये बात आई तो उनको लगा भाई ये भारत में लोकतंत्र है, सबको नागरिक अधिकार है, यहाँ क्यों नहीं? उस बाहर चीजें वहां से अब बननी हुई। फिर राजा के ऊपर एक दबाव बनने लगा, नैतिक दबाव बनने लगा, दुनिया से एक दबाव बनने लगा। फिर उन्होंने एक छोटी सी स्पेस रिलीज की लोकतंत्र की किताब का। फिर उन्होंने 1959 में वहां के राजा महेंद्र ने एक संविधान बनाया, 1959 में वहां लागू हुआ, जिसमें कुछ अधिकार दिए गए जनता को कुछ चुनने उनने का। फिर कांग्रेस वगैरह पार्टियां वहां चलती नहीं। फिर भी लेकिन हिंदू राष्ट्र था, तो वो तरह का अधिकार नहीं मिल पाया जिस तरह के लोग भारत में पा रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। सुगाड़ चलती रही। फिर वहां कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई थी दुनिया में तमाम, और आपको पता होगा कि दुनिया कई मुल्कों में इस तरह बदलाव आ चुका था। कोशिश उन लोगों ने किया और करना शुरू किया, तो कुछ जीवन में बदलाव वहां आना शुरू हुआ। चीजें फिर वहां की जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनी। फिर एक दौर आपको याद होगा, भारत में 67 के दशक में एक आंदोलन छिका हुआ, नक्सलवाड़ी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लगा कि लोकतंत्र से कुछ नहीं होगा, संविधान से कुछ नहीं हो पा रहा है, हमें जो है हथियारबंद आंदोलन में जाना। वो उसका असर नेपाल में भी गया। तो वहां भी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नीलवादी बनी, भारत में जैसे बनी, और फिर वो कुछ दिन चला। फिर यहाँ भी जैसे फिर ओपन हो गए, वहां भी ओपन हुआ।
लेकिन उन लोगों को लगा कि यहाँ भी कुछ बात बन पा रही है। फिर 1996 में एक यहाँ नेपाल में एक बड़ी हथियारबंद आंदोलन शुरू हुआ, जो वहाँ के पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इसके नाम से बना, वो हथियारबंद आंदोलन शुरू हुआ, रोलपा से शुरू हुआ, रोलपा से, उसको डोरपा हम सुनते हैं, हम लोग जानते हैं, समझते हैं। वो आंदोलन तीखा आंदोलन चला, जो हथियारबंद आंदोलन था, जिसमें वंचित समाज के हजारों लोगों ने शहादत दी। सीधे स्टेट से, सीधे सरकार से, सीधे राजतंत्र से लड़ाई हुई। राजतंत्र था उसमें, राजतंत्र की सेना से लड़े लोग 10 साल लड़ते रहे। फिर वो 2006 में राजतंत्र खत्म हुआ और एक तरह से वो बहाली का हुआ और लगा कि राजतंत्र खत्म। अब लोकतंत्र की बात आई, लोकतंत्र की जब बात आई तो वहां चूंकि पूरी तरह से सेना को नहीं किया गया, ट्राई किया गया भारत में, चूंकि उसमें एक सरकार थी जिसमें बहुत सारे लोग लेफ्ट के लोग थे सत्ता सरकार में, उन लोगों ने इंटरफेयर हस्तक्षेप किया, एक संवाद हुआ, एक बातचीत हुई। तो वहां के पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री आपके कोइराला साहब बने, बीबी कोइराला वहां बने। फिर वो चीजें आगे बढ़ी, फिर वहां जनमत हुआ, जनमत में फिर वहां पुष्पकमल दहल जी वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर वहां एक संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो भारत में तो 47 में आजादी हुई और 2 साल कुछ महीने में, 11 महीने में और इतने दिन में बन गया, 18 दिन में, और लागू भी हो गया 26 जनवरी को। लेकिन वहां 9 साल लगा संविधान बनाने में। जैसे भारत में ये कहा जाता है कि एक वंचित समाज के व्यक्ति ने भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया, उस तरह वहां भी एक कृष्णा कुमारी महिला है जिन्होंने भारत संविधान, वहां नेपाल संविधान लिखने में बड़ी भूमिका निभाई। असली बात जो महसूस कर पा रहा हूँ, इस विद्रोह से जोड़ना चाहता हूँ, ऐसा हो क्यों गया, नहीं क्यों हो रहा है ये चीजें। भारत संदर्भ में भी था कि जब भारत संविधान हुआ तो भारत में भी 2 तरह के लोगों ने संविधान को मानने से इनकार किया था। एक वो लोग थे जो मनवादी लोग, सोच के समझदारी के लोग थे, ब्रह्मवादी सोच के लोग थे, जो ये मानते थे कि भारत का जो संविधान है ये बहुत सारे लोगों को नागरिक अधिकार दे रहा है, इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। हम तो इन लोग जानवर से बदतर स्थिति में रखते थे, कि हम तो मनुवाद की तरफ से चाहते थे। जब पाकिस्तान का नाम मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो हिंदू राष्ट्र बने और हम हिंदू हिसाब से बड़े उत्साह के साथ अपनी चीजों को चलाएंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो बाकायदे भारत के संविधान को जलाया गया, उसकी प्रतियां जलाई गई और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को जलाया गया और बहुत सारा विरोध हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी ताकत थी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में थी, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं बहुत दिनों कम्युनिस्ट पार्टी में रहा हूं, उसके बाद भी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हुए आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी उस समय भारत संविधान को स्वीकार करने से मना किया और आर्थिकल चला। हम जानते हैं काकुलम का, श्रीकाकुलम का, तेलंगाना का चला, ये जो है आधी अधूरी आजादी है, और उसमें बहुत सारे शेर और बहुत सारे असरार लिखे गए कि अभी निजाम कोहना वही है, अभी तो जुल्म सितम वही है, अभी हम कैसे मुस्कुराएं, अभी तो रंजो आलम वही है, और 100 में 80% फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पे हाथ रखे मुल्क के आजाद है। तो बहुत सारी आलोचनाएं हुई, लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, भारत में एक बड़ा लोकतंत्र है, हम इस पे बात करेंगे। फिर वो संविधान को स्वीकार किया और फिर दुनिया में पहली बार केरल में एक चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी आई। चुनाव से पहली बार दुनिया में कहीं कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव से नहीं आई हैं, लेकिन भारत एक केरल उसका उदाहरण है जहां चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी आई। ये अलग बात है कि उसमें जो चुनी हुई सरकार थी, नेहरू जी ने उसको बर्खास्त किया, ये भी गलत है। उसी तरह आपने अभी प्रश्न बहुत अच्छा किया कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो एक बात थी जो वहां थी और यहाँ थी, वो ये बात थी जो भारत की बड़ी समस्या थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने जिसको चिन्हित किया था कि पूंजीवाद के साथ ब्राह्मणवाद। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले ये बात कही थी कि मेहनतकशों के 2 दुश्मन, और मेहनतकशों को वो बात उनको जब मेहनतकशों को वो जो शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे थे वर्कशॉप में, एक एटक के वर्कशॉप में गए थे, और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कहा था मजदूरों को, मेहनतकशों को, कि अपनी मुक्ति के लिए वो 4 किताबों का जो बहुत बार जिक्र हो चुका है और सब लोग जानते हैं, वो 4 किताबें डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए कहा, इंसाइक्लोपीडिया इन लेबर 17वें कहा, रूसो का उन्होंने सोशल कंटेंट कहा, और आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का ऑन लिबर्टी कहा। फिर उन्होंने एक लेख उन्होंने एक भाफड़ दिया था नेपाल में, कार्ल मार्क्स और बुद्धा। उसमें वो हमारे कॉमरेड साथियों से, कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों से वो कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते हैं, इन कम्युनिस्ट हमारे कॉमरेड साथियों को 2 किताब जरूर पढ़ना चाहिए। और वो भाफड़ उनका है कार्ल मार्क्स और बुद्धा, वो सबको मुझे लगता है जितने कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने वाले लोग हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए उसको, डॉक्टर अम्बेडकर की बात को। उसमें वो किस तरह तुलना करते हैं, ये 2500 बरस के डॉक्टर अम्बेडकर के बेचारी को तथागत बुद्ध के धम्म के दर्शन को, और डॉक्टर जो कार्ल मार्क्स 1848 में किताब लिखता है उससे तुलना कैसे करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि 2 किताबें स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए। एक उन्होंने कहा था धम्म चक्र सुत पतन, पतन सूत्र, धम्म चक्र सूत्र पतन, मतलब धम्म चक्र पतन सूत्र, ये किताब पढ़ने के लिए जो उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश या उन्होंने दिया, संदेश दिया था, उपदेश दिया था पहला धम्म का। दूसरा उन्होंने कहा था विनय पिटक। ये दो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, किसको, हमारे कम्युनिस्ट साथियों को,
क्योंकि जो बात कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, क्या वही बात कोई और पहले कह चुका है क्या? हूबहू उसी तरह कह चुका है क्या? वो भी 2-2,500 पहले। तो वो 2 किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जिस बात का चर्चा कर रहे हैं, वो तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में ये बातें कही हैं, उससे मिलती-जुलती बातें कही हुई हैं। एक बात जो उससे अलग है कि कार्ल मार्क्स की बात में है कि हथियार से ही, माने हिंसा से ही चीजें आएंगी, लेकिन तथागत बुद्ध की बात है कि भाई हिंसा से चीजें आएंगे तो जरूर, लेकिन टिकेंगे कैसे? उसके टिकाने के लिए भी हिंसा चाहिए। उसमें हमको जो है अहिंसात्मक रूप से लोगों को बात करके ही, लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करके बात करनी पड़ेगी, ये बात आती है। उसी तरह से अभी जो श्रीलंका, आपके नेपाल में जो ये बात हुई है कि 2006 में वहां एक तरह से राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र बनने की बात है, 9 साल लगा वहां संविधान बनाने में। क्योंकि एक प्रधान, अब जो कामरेड हमारे लोग आए थे वो ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं हुए। चपुष कमल दहल हुए, उसके बाद आए, उसके कुछ दिन बाद माधव कुमार नेपाल हुए, उसके कुछ दिन बाद कोई खनाल हुआ, कोई देउआ हुआ। इस तरह के लगातार आपके 9 साल चलता रहा, 9 साल लगा संविधान बनाने में। और संविधान मान लीजिए आपका 20 सितंबर अभी आ रहा, 2015 में वहां लागू हुआ। आप सोचिए कि वहां अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आज तारीख हो गई 11 सितंबर 2025 और 20 सितंबर अभी संविधान लागू हुए 9 साल ही हुआ, यानी 15 में लागू हुआ था, लागू हुआ। इतने 17 सालों कुछ महीनों में वहां प्रधानमंत्री कितने बने? 13 और 11 ब्राह्मण बने और 2 आपके क्षत्रिय बने। जबकि हम सब जानते हैं वहां कि जो बड़ी संख्या में वंचित समाज के लोग हैं, जो माओवादी आंदोलन में लड़े, जो आंदोलन में लड़ते रहे, लेकिन आपने उनको सत्ता शीर्ष पर अधिकार नहीं दिया। यानी 30% जो लोग मूलतः जो पहाड़ी ब्राह्मण हैं वही सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं और 75% सत्ता बैठे हैं। तो एक विमर्श तो आएगा, भाई विमर्श इसलिए आएगा, हम आपको फिर से पेरियार के आंदोलन पे ले जा रहे हैं कि भाई जब भारत में आप कहीं भी आप उसको किसी को व्यक्ति को पहले तो उसको बुरुडी इंपॉर्टेंट है, फिर कपड़ा, फिर मकान की बात करेंगे। तो जब लोगों को भोजन मिला, भोजन खाए तो शरीर में गया, शरीर स्वस्थ हुई तो दिमाग काम किया, जब दिमाग काम किया तो सम्मान की बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तब लोगों ने बात करना शुरू किया, हम लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम कट रहे हैं, फिर हमको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। एक बात तो ये दृष्टिकोण से, यानी ब्राह्मणवादी नजरिए से ये बात तो हमें देखना समझना पड़ेगा। और ये वहां इस बात की इस विमर्श में, इस विद्रोह में वो बात दिखती है, इस विमर्श में भी बात दिखकर छनकर आती है कि क्यों ये। इसलिए वहां जो बालेन शाह का नाम जो आ रहा है, चट के आ रहा है, वो गैर ब्राह्मण है। इस तरह की बात है, अब क्या होगा नहीं होगा नेपाल में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा वहां शांति हो, शांति तरीके से जो संविधान लागू उसके हिसाब से चीजें बदले। लेकिन वहां तो पार्लियामेंट को, वहां को सुप्रीम कोर्ट को, वहां सबको जला दिया गया। और आपने जो शुरू में बात कही थी कि नेता जो हमारे आइडियल थे, जिनको हम आदर्श मानते थे कि जो एक उस तरह का बेहतर समाज बनाने का काम करेंगे, वो उससे चूके। और कौन लोग चुके? वो कम्युनिस्ट चुके, कम्युनिस्ट रुक चुके। और अब फिर एक नई बात निकल गई, वो कम्युनिस्ट लोग कौन है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार बात करते थे। मजेदार बात है, भारत में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अनुवाद सबसे पहले किसने किया तमिल में? तो पेरियार ने किया। और पेरियार जब कम्युनिस्ट पार्टी बन रही है तो सेल्फ मूवमेंट चला रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर नहीं बन रहे हैं। और फिर किसने किया था उसके पहले मराठी में? ज्योतिबा फुले करते हैं। तो हमको समझने की जरूरत पड़ेगी, जब ये सम्मान की बात आएगी तो जातीय प्रश्न तो खड़ा होगा, लेकिन जातीय प्रश्न ही मुख्य प्रश्न है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर भी इसको नहीं मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर उसके साथ पूंजीवाद को जोड़ते हैं। मैं भी ये जोड़ता हूं कि जब वही प्रश्न मैंने किया कि नेताओं के लड़के जो आप कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, लोग पूंजीवाद की बात करते हैं, तो जो प्रधानमंत्री हैं उनके बच्चे एक मार्क्सवादी विचारधारा व्यक्ति तो बराबरी की बात करता है, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे होटल है उनके पास, अच्छे होटलों में खाना खा रहे हैं, तो गैर बराबरी तो महसूस होगा ना, तभी तो आंदोलन हुआ है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने फिर अच्छा प्रश्न किया। इसी तरह में आप इसको भारत और नेपाल से अलग मत करिएगा। घटना नेपाल में है, लेकिन भारत के संदर्भ में जुड़ते रहिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के लिहाज से भी, नेतृत्व के लिहाज से भी भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न तो भारत में भी होना चाहिए कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टियों के जो महासचिव नेतृत्वकारी लोग हैं, उन लंदन में कौन गया रहता है, जो सरभारे की बात करते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन कैसे हो जा रहा है, जो अपने बच्चों से परिवार से मिलने जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। दूसरे जब जो है यूएसएसआर था, संयुक्त राष्ट्र संघ था आपका रूस में, तो आप जरा पता करिए कम्युनिस्ट पार्टी के जो डॉक्टर इंजीनियर बने, उनके बच्चे जो पढ़ने गए वहां, उसमें कितने दलित हैं, कितने बैकवर्ड, कितने एससी हैं। और आज भी भारत की जो 20 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके मासे जरा गिन लीजिए आप। अभी एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, उसको राजा है। अभी सुनने में आ रहा सोशल मीडिया पे और कुछ जगह कुछ अखबारों में निकले में आया है कि जो सीपीआई मौज अंडरग्राउंड
चल रही है उसका कोई दलित बनाने की बात कर रहे हैं, अभी आ रहा है। क्यों दबाव आ रहा है? क्योंकि ये संदर्भ जो आप नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल में भी जो हम लोग भी जिस समझे, मैं फिर पेरियार पे ला रहा हूँ, पेरियार जब स्टेट मूवमेंट आंदोलन तब चलाते हैं जब पेट भरता है, तब मुझे भाई सम्मान चाहिए, पहले तो रोटी चाहिए। जब रोटी चाहिए तो सम्मान की बात हम करेंगे ना, रिस्पेक्ट की बात करेंगे। ये बात तब भी वहां आती है, तभी ये बात आती है कि भाई आप क्रांति की बात तो कर रहे हैं, क्रांति हुआ में सब कुछ धुआं कर रहे हैं आप। क्रांति की बात करें तो क्रांति हो रही है तो हमारे हमको तो कपड़ा नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं हम, हथियार उठा रहे हैं हम, लड़ रहे हैं हम, जेल जा रहे हैं हम, सड़ रहे हैं हम, मुकदमे हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, हमारे मां से चुगाव बन रहे हैं। आपके बच्चे लंदन रहते हैं, आप लंदन अपनी पत्नी परिवार से मिलने जाते हैं, आते जाते हैं, क्यों ब्राह्मण ही रहेगा? हमारे अंदर योग्यता क्यों नहीं है? ये सवाल तो एक आएगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा सवाल भी जोड़ते रहना पड़ेगा। पेरियार ने भी, फूले साहब ने भी, अंबेडकर साहब ने कभी जाति गोलबंदी नहीं की, जाति की विनाश की। इसलिए मैं पूरे होशोवास में जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं आप चैनल पर कि हमें जाति को चिन्हित करना पड़ेगा, कूड़े कचरे की तरह उसको बर्बाद करना पड़ेगा, लेकिन जाति गोलबंदी नहीं करनी पड़ेगी, हमें पूंजीवाद को भी चिन्हित करना पड़ेगा। अब ये बात मैं आपको जोड़ रहा हूं, कुछ कमल दहल भी ब्राह्मण है, बिल्कुल है, वहां ओली का बेटे का इतना बड़ा होटल देख रहे हैं, ऐसे तो योग्यता नहीं गई, विदेशों में पढ़ा, प्रश्रय मिला। जो नेपोटिज्म की बात आती है भारत में भी देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े नेता जो हैं उनके बच्चे किसी के चेयरमैन बने, बड़े बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? एकदम मैं इसी कर रहा हूँ, भारत और नेपाल को अलग करके मत देखिएगा, एकदम उसी तरह देखिएगा। वहां कम्युनिस्ट पार्टी को, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम पार्टियों के नेताओं के बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, और इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आप यही सही, आप जो प्रश्न कर रहे हैं इसी प्रश्न में जवाब दे रहा हूँ कि बिल्कुल वहां के हुआ। ये बात निकली कैसे? पहले वाली बात पूरा कर लूं कि प्रचंड ने वहां, मैं पहले पूंजीवाद की बात करूं कि प्रचंड ने वहां जब भाई जो वहां पीएलजीए था, पुलिस गुलामी में जो लड़े थे लोग और राजतंत्र को जिन्होंने खत्म किया, हजारों लोग शहादत देकर जो खत्म किया, तो जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा भाई कि जो राजतंत्र की जो राज की सेना है वो राजा के प्रति ईमानदार है, तो इसको हम जनता गुरिल्ला की जनता उसमें बना चाहते हैं और गुरिल्ला को उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो वहां जो कोटवास था उसमें सेना अध्यक्ष था, उसको उन्होंने ये जो किया बर्खास्त किया अजय प्रधानमंत्री। लेकिन जो रामनारायण यादव थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने तो उसको नहीं बर्खास्त होने दिया। ये भी हमें समझना पड़ेगा, ये जाति गोलबंदी रामनारायण यादव कौन है? अगर हम जाति गोलबंदी कर रहे हैं, यादव पाल मौर्य पटेल बैकवर्ड एससी एसटी कर रहे हैं, तो वो कौन है? भारत में जैसे हो रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। कास्ट और क्लास दोनों बातें हमें साफ साफ करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति जात का ही है लेकिन किस वर्ग के लिए काम कर रहा है, और कोई व्यक्ति किस वर्ग का है, काम किसके लिए कर रहा है, ये हमें दृष्टिबोध रखना पड़ेगा। हमें भारत में जाति की भी बात भी करनी पड़ेगी, नेपाल में भी जाति की बात करनी पड़ेगी, लेकिन भारत में अमीर गरीब की बात करनी पड़ेगी, नेपाल में भी अमीर गरीब की बात करनी पड़ेगी। ऐसे नेता भारत में भी हैं और नेपाल में भी हैं जो बात तो समाजवाद की करते हैं, जो बात तो बहुजनवाद की करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लंदन, ऑस्ट्रेलिया, और हमारे बच्चों के प्राइमरी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं और 5-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर बनाए जा रहे हैं। हमको दवाई नहीं मिल रही है, हमारी माँ को दवाई नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है। ये सवाल वहां हुआ क्या नेपाल में? जो वहां बालेन शाह का जो नाम आ रहा है वो क्या थे? वो पढ़ाई तो हमारे भारत में आके किए, विदेश में एक तरह से पढ़ाई किए, लेकिन वो पढ़ाई करके गए तो उनका सवाल आया, भाई हम तो मान लीजिए मध्यवर्गीय परिवार के उनके पिताजी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जो भी सुविधा उनके पास थी किया, इस सवाल उन्होंने उठाना शुरू किया और अपना बुद्धिज्म पे वो काम करते थे, गाना उन्हें अपने गाते गाते जिससे उनकी पहचान बनी। तो उनको एहसास हुआ भाई हमारे घर में तो, हमारे यहाँ तो नेपाल में लोग खाने के लिए नहीं है, यहाँ इनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने आते हैं लेकिन बड़े बड़े होटलों में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जो ऐसे आराम कर रहे हैं, जो विलासिता कर रहे हैं, इससे तुम्हारे मोहल्ले की सड़कें मर सकती हैं, इससे तुम्हारे यहाँ सुविधा हो जाती है। यानी जनता के टैक्स से पैसे जो आते हैं, ये जो जितने भी राजनेता हैं जो लाल पीला नीला हरा चाहे किसी दल के हों, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में चाहे दोनों सदन में जो लाल पीले नीले हरे किसी दल के लोग हैं, जो लोग हैं वो किसी दल के जो प्रमुख हैं, इनके बच्चे तो वहां पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे जो कामड़ हो रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे तो मस्जिद बनाने के लिए मर रहे हैं, हमारे बच्चे तो राम मंदिर बनाने के लिए मर रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे बड़े बड़े दुनिया को उसमें जा रहे हैं और योग्यता बाजार के साथ ऑल आउट कर रहे हैं, बड़े बड़े होटल खोल रहे हैं, बड़े बड़े माल खोल रहे हैं, बड़े बड़े आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष बन रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं। ये बातें वो लोगों ने वहां जो है इस बातों को खुलासा करना शुरू किया सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बातें जब आने लगी उससे एक नई जनरेशन, आप जान ही रहे होंगे, जेड का बड़ा हल्ला मचा हुआ है। कुछ जनरेशन, भाई हम लोग तो G6 मैंने X के आते हैं, जो हमारे समय में तो टेलीविजन शुरू हुआ, लेकिन आप लोग जनरेशन में तो इंटरनेट आ गया। तो आज जो खबरें हम लोग को चिट्ठी लिखते थे, माँ बीमार हुई अगर हम तो 1 सप्ताह 10 दिन लगता था खबरों जाने में, अब तो कोई बात जैसे हम सेकंड में हम आप अभी बात कर रहे हैं, अभी आप अपने चैनल पर लगाइएगा, हो सकता है 1 घंटे में लाखों लोग देख लें, दुनिया दूर तक बात चली जाए। तो वो जो खबरें जाना शुरू हुई लोगों को कि भाई हमारे नेता जो हमारे कह रहे भाई पैसा बजट नहीं है, पुल बनाने के लिए बजट नहीं है, सड़क बनाने के लिए बजट नहीं है, अस्पताल बनाने के लिए बजट नहीं है, लेकिन इनके बच्चे जो आराम कर रहे हैं, ये गुस्सा वहां गया और ये गुस्सा भारत के संदर्भ में भी है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी की समस्या नेपाल में थी, आपने सवाल उठाया, वो समस्या भारत में भी उसी तरह की है, लेकिन जातीय प्रश्न के साथ साथ अमीरी गरीबी प्रश्न को भी जोड़े रखना पड़ेगा और अमीरी गरीबी के साथ जातीय प्रश्न को जोड़े रखना पड़ेगा।
मैं आखिरी ये बात कहते हुए आपके प्रश्न को लूंगा कि भारत में समझना पड़ेगा, अभी 26 जनवरी 2025 में हमारे कई मित्र कहेंगे कि अगर हम आर्थिक समस्या हल कर लेंगे तो जाति समस्या अपने आप हल हो जाएगी। हमारे बहुत सारे मित्र हमारे कॉमरेड है और हमारे ऊपर इस बात का आरोप लगाते हैं, सवाल करते हैं डॉक्टर कमल तो अम्बेडकर की बात करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, कार्ल मार्क्स के साथ फूले को, बिरसा को, पेरियार को, भगत सिंह को, अम्बेडकर को पढ़ना होगा। भारतीय संदर्भ में इन लोगों को पढ़े बगैर बात बनेगी नहीं, निश्चित रूप से इन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि 23 जनवरी 2025 को इसी भारत में एक व्यक्ति जो अधिकारी है, गजट अधिकारी है जयपुर में, वो अपनी शादी में जाता है, घोड़े पे बैठता है तो 70-80 पुलिस वालों को रखना पड़ता है, 10-15-20 बाराती हैं, घराती हैं। इसी भारत में, एक आजाद मुल्क में जो 75 साल का आजादी का जश्न मना रहा है। दूसरा, आपके पटना की घटना सुना रहा हूं, जो 29 जनवरी की घटना है। इसी पटना में एक फुलवारी शरीफ के विधायक हैं, बाकायदे गोपाल रविदास उनका नाम है। वो विधायक कोष से एक स्कूल में भारत की प्रस्तावना का संगमरमर पर निर्माण करके लगाते हैं और अपने कोष से एक स्कूल का एक कमरा बनाते हैं, उद्घाटन करने जाते हैं। वहां जाति भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यानी एक पीसीएस अधिकारी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, एक विधायक के साथ भेदभाव किया जा रहा है भारत में। तो जातीय प्रश्नों पर भी बात करना अनिवार्य है। भेदभाव भी हो रहा है। हमारे आदरणीय, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनका भी एक तरह से वो शुद्धिकरण किया जाता है महामहिम राष्ट्रपति बनने से पहले। ये प्रश्न तो है, इसलिए आर्थिक प्रश्नों के साथ जातीय प्रश्न करना पड़ेगा और वहां भी जो जातीय प्रश्न नेपाल में उठ रहे हैं उसके साथ आर्थिक प्रश्नों को भी जोड़ना पड़ेगा। अपना सर, लास्ट सवाल मेरा है सर कि तानाशाही को लेकर, जिस तरह तानाशाही दिखती है, लोकतंत्र में तानाशाही को किस तरह जवाब दिया इस नेपाल के युवाओं ने, तो आप इसके परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में या वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में किस तरह इसको देखते हैं सर? देखिए, अभी नेपाल में जो घटना हुई है, एक तरह से जो घटना हुई, इसको हम विद्रोह मानते हैं, इसको बगावत हम मानते हैं, इसको हम सीधी तरह क्रांति भी नहीं कह सकते हैं, इसको हम अराजकता भी नहीं कह सकते हैं। अराजकता भी नहीं है और क्रांति भी नहीं है। ये भी हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक लड़ाई, कोई मुहिम चल गई है, पूंजीवाद के खिलाफ कोई लड़ाई मुहिम चल गई है। उनको लगा कि भाई जो मंत्रियों के बच्चे अगर सुविधाएं पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, यानी अगर सुविधाएं उनको मिली तो हमें क्यों नहीं, ये सवाल आया है। लेकिन ये भ्रष्टाचार है, करप्शन जिसकी बात वो कर रहे हैं, करप्शन की जड़ में तो पूंजीवाद है। पूंजीवाद रहेगा तो करप्शन रहेगा। ये नेपाल के सदन में है। अगर वो भाई बड़ी जो करप्शन हो रहे हैं, भारत में भी करना चाह आंदोलन चला था करप्शन लेकर। मामला है करप्शन की जड़ में कौन है, तो जड़ में है पूंजीवाद। और जो जाति भेदभाव इसकी जड़ में कौन है, ब्राह्मणवाद। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सीधे प्रमाणवाद पे और इसके बाद पूंजीवाद पे किया था। तो अभी हमें भी नेपाल के संदर्भ में बात करनी पड़ेगी, भारत के संदर्भ में भी बात करनी पड़ेगी। जो वहां बगावत हुई भारत के संदर्भ में भी, मान लीजिए भारत के संदर्भ में भी आप धीरे धीरे लोकतांत्रिक अधिकारों को सिकोड़ रहे हैं भारत में। जैसे मानिए अभी चुनाव पे बात आ रही है, आप जब जनता का विश्वास ईवीएम पे नहीं है, मान लीजिए अगर जनता का नहीं आ रहा है तो आप बैलेट्स क्यों नहीं करा रहे हैं? आप चुनाव आयोग को कर ले रहे हैं, ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरे धीरे आप लोकतंत्र को, स्पेस को सिकोड़ रहे हैं। तो आप अपने आप डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, तानाशाही कहीं नहीं चल सकती। जब हिटलर की नहीं तानाशाही चली तो हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो अपने आप को तानाशाह की तरफ ले जा रहे हैं, तानाशाही करना चाहते हैं, वो तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ बात है कि मृत्यु रही हस्ती हमारी, माने भारत में, भारत संदर्भ में, यहाँ भारत में लोकतंत्र था, गंगा जमुनी तहजीब था। कुछ बात है कि मृत्यु नहीं, हस्ती हमारी भारत में, खूबसूरती जो भारत में थी है। और यहाँ भी तानाशाही जो भी करेगा, यकीनन नेपाल से भारत के तानाशाह जो बनना चाह रहे हैं उनको सबक लेना चाहिए। और भारत के जो तथाकथित कामरेड हैं जो नेपाल में फेल हुए, भाई अखिल ये बताइए कि जो भी सरकार थी ओली साहब की, जो मार्क्सवादी नीलवादी विचारधारा के लोग हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कैसे आ रही है वहां, और कैसे हिंदू राष्ट्र समर्थकों को स्पेस मिल गई, और कैसे वो आपके मंत्रिमंडल में भी आ गए? ये सवाल तो आपसे होगा। यानी जो भारत के भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, यानी पूंजीवाद साथ तो ब्राह्मणवाद को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अब आपके चैनल के सामने के साथ वंचित समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो अपना मुख्य दुश्मन, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते थे, दो हैं, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद। इस तरह से सभी राजनीतिक दलों के जो भी नेतृत्वकारी हैं उनको उसी हिसाब से देखें और पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक मुकम्मल, एक मजबूत लड़ाई की बात करें। और तानाशाही अगर नेपाल में नहीं चली है तो भारत में नहीं चलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।